Hi and welcome back. So today we are continuing our chapter 2, that is health and diseases. So in our previous video we have talked about some non-infectious diseases, two non-infectious diseases we have spoke about, and also one infectious diseases. The infectious diseases that we talked about was rabies, and the non-infectious diseases were cancer, and then we talked about one more non-infectious disease, that is diabetes. And today we are going to talk about the third non-infectious disease, that is हार्ट डिसीजेस. सो जैसे कि हमको पता है हार्ट डिसीजेस क्या होती है, दिल की बीमारियां क्या होती है. मोस्टली हार्ट डिसीजेस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है और होता क्यों है. तो क्या होता है यहाँ पर, जब हार्ट की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हार्ट की तरफ. मतलब अगर ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखो हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक सेल बोल सकते हो या एक तरीके का केमिकल होता है जो हमको ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, तो ये ब्लड सप्लाई अगर रुक जाता है, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, हार्ट के मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलेगा. तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स क्या करते हैं, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, ब्लड को बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाना. लेकिन अगर उसके सपोज जो हार्ट और जो हमारा ऑर्गन है, उस हार्ट के ऑर्गन के जो मसल्स है, उन मसल्स तक की ब्लड नहीं पहुंच रहा सही तरीके से, तो तब क्या होगा, वो मसल्स वीक हो जाएंगे. अब मसल्स वीक हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उसको, ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि मसल वीक हो रहा है, पंपिंग ज़्यादा फास्ट करना है, मतलब ब्लड को पंप ज़्यादा और अच्छे से करना है. तो उसको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुली काम करना पड़ता है मसल्स को. हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रेस आता है उसके ऊपर. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक टाइम के बाद हार्ट अटैक को एक वो कॉज कर सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, हार्ट अटैक आ सकता है. मतलब एक तरीके से स्ट्रोक आता है बॉडी में. एक बहुत जो हमारा चेस्ट रीजन है, बिल्कुल सेंटर पार्ट है हमारे चेस्ट का, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक. तो इसका कारण हमने जान लिया कि क्यों होता है हार्ट अटैक. ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसका अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम देखो फटाफट से क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए. तो क्या चीज़ें इग्नोर करनी है कि अगर हमको, वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स. अगर कोई सिम्टम होते हैं हमको, ये सारे सिम्टम जो अभी हम बात करने वाले, अगर इनमें से कोई सिम्टम अगर किसी को है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो सिम्टम क्या क्या है, जैसे सीवियर चेस्ट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, नेक में पेन होता है, या आर्म्स हैं आपके, हाथों में पेन होता है बहुत ज़्यादा, हाथों में क्रैम्प आते हैं. मतलब वो क्रैम्प आना मतलब ऐसे गिड्डियाँ आना बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम से शॉक लग जाता है, लॉक हो जाता है एक पोजीशन पर, तो नस पे नस चढ़ जाना, क्रैम्प्स उसको भी बोलते हैं हम लोग. अनइजीनेस लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ट्रिमर्स हो रहे हैं, मतलब चक्कर जैसा थोड़ा सा लग रहा है, और गिरने ऐसा लग रहा है कि भाई सब जो अपने आँखों के आसपास सब चीज़ें गोल गोल घूम रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रिमर्स आना. तो अगर ये ऐसी कोई चीज़ है तो इसका मतलब कि समझो कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. अब इसके कारण क्या है, हार्ट अटैक के रीजंस क्या क्या है. तो स्मोकिंग की वजह से होता है, अल्कोहल शराब पीने की वजह से, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसकी वजह से भी फ्यूचर में इन केस कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है. हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा इंसान को अगर टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कोई चीज़, डिप्रेशन में है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से. ओबेसिटी मतलब मोटापा, अगर वज़न बहुत ज़्यादा है किसी का, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है. क्योंकि क्या होता है, जब वज़न बढ़ जाता है तो मसल्स को, हार्ट मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, इसको पहुंचाने की, क्या बोलते हैं, ब्लड को पहुंचाने की और ऑक्सीजन को पहुंचाने की. और ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाता है आपके ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जाम हो जाती है. ब्लड वेसल्स जाम हो जाएगी तो पंप नहीं होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा आपके बॉडी के दूसरे मसल्स तक, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हार्ट अटैक आता है. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं करते हो, बैठे रहते हो दिन भर मोबाइल में, टीवी के सामने, तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो आप, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको 40 की एज में हार्ट अटैक आ जाएगा. शुभ शुभ बोलते हैं, कोई बात नहीं है, डरिए मत, एक्सरसाइज करेंगे अपन. हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, मे बी पेरेंटल कोई ऐसी जीन्स आ गए आपके अंदर जिसकी वजह से आपको आगे चल के डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ की वजह से फिर हार्ट अटैक आ गया.
ऐसा कुछ हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंगर, गुस्सा करना। एनजाइटी मतलब घबराहट होती है किसी चीज़ से डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एनजाइटी। तो इन सब कारणों की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है किसी को भी। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, अभी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के ज़रिए अपने को ट्रीटमेंट बताया गया है। इसमें क्या क्या है, बाईपास सर्जरी कर सकते हो, मतलब जिस साइड से ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है या वहाँ से आ रहा है, उस नस को ही काट करके साइड से दूसरी एक हमने ब्लड वेसल लगा दी है, तो इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। बाईपास मतलब क्या होता है, डायरेक्ट न जाते हुए घूम के जाना, तो यहाँ बाईपास सर्जरी है। इसके बाईपास सर्जरी के ना आप लोग वीडियो सर्च कर सकते हो, हार्ट सर्जरीज कैसी कैसी होती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी आपको हार्ट सर्जरीज की, एकदम 3D में दिखाते हैं वो। उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, पूरा हार्ट को ओपन किया जाता है, उसमें पूरा कट करके सेंटर में से उसको फिर वहाँ पर जो कोई अगर कोई मसल्स वीक है तो उसको यहाँ पर फिर उसको रिपेयर किया जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर नाम का एक छोटा सा डिवाइस होता है, बहुत माइन्यूट सा नीडल के जैसा डिवाइस होता है। ये क्या करता है, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। आपके हार्ट के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, आपकी जो है चेस्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में जो आपका पार्ट है उस पर वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया जाता है पेसमेकर को। तो हार्ट बीट को कंट्रोल में रखने के लिए ये हेल्पफुल रहता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है ये पेसमेकर। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स मतलब आर्टिफिशियल एक तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा है, तो वो ब्लड वेसल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स आ गई है। हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो, अभी कंडीशन ख़राब है पूरी, हार्ट काम ही नहीं करने वाला, तो क्या करना है, हार्ट निकाल के दूसरे के इंसान का हार्ट हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी जगह पर है। एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं लोग, ये नस के अंदर एक ट्यूब डालते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, हार्ट में अगर कोई आपकी नसों में कोई ब्लॉकेज अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है उस प्रेशर की वजह से। तो ये थोड़ा सा सेफ़र मेथड है। तो ये कभी कभी क्या होता है, सक्सेसफुल होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो एंजियोप्लास्टी अगर फेल होता है तो डेफिनेटली इंसान को बाईपास सर्जरी के लिए जाना ही पड़ेगा। वो भी फेल होता है तो फिर ओपन हार्ट या तो फिर अल्टीमेट ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो। ठीक है, तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट्स है हार्ट अटैक के। अगर हार्ट अटैक होता है तो थर्ड, अभी जैसे इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, तीन झटके आ गया मतलब इंसान खत्म। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई हार्ट डिसीज़ है तो फर्स्ट एड क्या करना है, सबसे पहले 108 नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करना है। फिर जो पेशेंट है जिसको भी हार्ट अटैक है, ये किसको कॉल करने के लिए बोल रहा है, सपोज़ आपके घर में या सपोज़ आसपास कहीं पड़ोस में, स्कूल में कहीं किसी को हार्ट अटैक आता है एकदम से, तब अपने को क्या इमीडिएट एक्शन लेना है। सबसे पहले तो आप एम्बुलेंस को कॉल करो। उसके बाद क्या करना है, उसको पेशेंट को कोशिश करो कि वो कॉन्शियसनेस उसका रहे। कॉन्शियसनेस मतलब वो होश में रहे, वो बेहोश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसको फटाफट से CPR देना है, या तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, COLS, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, लगभग 100 से 120 की स्पीड से हम उसकी चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रोक्स देते हैं, प्रेस करते हैं बहुत स्पीड से थोरैकिक पार्ट में, लगभग 30 से 20 बार उसको जोर से बहुत स्पीड से उसको प्रेस करना है चेस्ट को। तो इसको हम बोलते हैं COLS, दैट इज़ कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अपने बाहर से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं हार्ट को चालू रखने के लिए कुछ समय के लिए। तो ये एक्टिवेट हो जाता है कभी कभी, अगर हार्ट बंद हो गया होगा ना तो कभी कभी इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देने से वापस से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये फर्स्ट एड के बारे में बताया। CPR बताया है भाई, मुंह से ऑक्सीजन दे सकते हैं, डायरेक्ट माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देकर फिर हार्ट प्रेस करो, COLS दो, फिर क्या हो जाएगा, वो वापस से कॉन्शियसनेस में आ जाएगा पेशेंट। तो ये हो गया फर्स्ट एड हार्ट डिसीज़ का। यहाँ पे एक ऑलवेज रिमेंबर, ये आ गया राजू, जिसका नाम हमने रखा है राजू। राजू क्या बोलता है, ये बोलता है ईच डिसीज़ हैज़ स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न। तो यहाँ ये एक जनरल बात बता रहा है कि भाई कोई भी डिसीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, कि भाई कोई बीमारी हो गई तो इसका कोई तो भी पर्टिकुलर कारण होगा, बॉडी का कोई फंक्शनिंग बिगड़ गया होगा। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ब्लैक मैजिक हो गया, किसी ने टोना टोटका कर दिया हमारे ऊपर, नहीं तो जा रहे भाई निर्मल बाबा के पास, हमारे पास डायबिटीज़ हो गया, तो क्या उसके पास गोली थोड़ी देंगे, वो आपको फालतू की बातों में फंसाएगा। तो ऐसे अंधविश्वासों में, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना है। कोई ब्लैक मैजिक या कोई ट्रिक नहीं होती है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, ये साइंस का बोलना है। बाकी अपनी अपनी अंधश्रद्धा जो भी है वो आप देखो क्या है।
उसके बाद मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन। अभी आजकल ये एक टॉपिक चल रहा है कि भाई मिसयूज़ होता है मेडिसिन का। अगर आप लोग क्या करते हो, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए कुछ मेडिसिन ले लेते हो, भाई पेन किलर ले रहे हो, सर में दर्द हो रहा है, जाके ब्रुफिन गोली ले ली 600 पावर की। ऐसा नहीं होता है, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ज़्यादा लंबे, एक आध बार चलता है ठीक है, लेकिन ये भी एक्चुअली मेडिकल प्रैक्टिसेस में तो बोलते हैं कि भाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन कोई भी चलती नहीं। तो लेकिन हम लोग इंडियंस है, हम लोग क्यों बोलेंगे भाई डॉक्टर को 50 रुपये क्यों देना है अपने को। जाके मेडिकल वाले को बोलेंगे सर में दर्द है भैया, सर्दी है, बुखार है, तो गोली दे देगा वो मस्त, 2-3 रुपये में गोली मिल जाती है फटाफट से, तो खर्चा क्यों करेंगे। तो एक आध बार ठीक है, लेकिन ऐसा कंटिन्यूसली बार बार नहीं करना। बार बार अगर अपने को सर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो, बार बार सर्दी हो रही है इसका मतलब हो सकता है कि कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर गया हो। तो सिम्टम को दबाने की कोशिश नहीं करना है गोलियाँ खा खा के। तो ये एक बताया है कि मिसयूज़ नहीं करना मेडिसिन का। अगर आप लोग मिसयूज़ करते हो तो उसका बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। अगर ओवरडोज हो गया पेन किलर का, सर दर्द की गोली अगर आप ओवरडोज खा लिया, ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, जैसे अगर आपको चाहिए 200 पावर की गोली, आपने मेडिकल वाले को बोला गोली दो, उसने गलती से दे दिया आपको 600 पावर की गोली, तो क्या होगा, ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज होने की वजह से क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बिगड़ सकता है, लीवर फेल हो सकता है। तो ये पेन किलर का ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। हार्मफुल बैक्टीरिया अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो उसको किल करने का काम एंटीबायोटिक नाम के केमिकल्स करते हैं। तो ये गोलियों के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे हमारे 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक्स आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खा लिया और उसका प्रॉपर हमने अगर ये क्या बोलते हो डोज नहीं लिया है, अलग अलग पावर की एंटीबायोटिक्स आती है, तो अगर सही पावर की डोज नहीं ली हमने, ओवर डोज ले ली, तो क्या हो जाएगा, हमारा नौशिया हो सकता है, मुंह से खून आना, नाक से खून आना हो सकता है। उसके बाद स्टमक एक, पेट में दर्द होना, डिसेंट्री मतलब वाटरी आपका जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू टॉयलेट। उसके बाद रैशेज़ आ जाते हैं आपके टंग के ऊपर, वाइट पैचेस सफ़ेद कलर के, आपकी जो टंग हो जाती है ना, वो जो आपकी जीभ है वो सफ़ेद कलर की पड़ जाती है। तो ये मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ कुछ बोला कि भाई सोचो, थोड़ा सोच के देखो कि भाई जो गरीब लोग हैं, अभी देखो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है, फार्मा कंपनीज़ ने अपने दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि मेडिसिन की, कि प्रॉब्लम हो गई है कि जो गरीब बंदे हैं, जैसे जो कोई बंदा 100 रुपये कमाता है पूरे दिन में, अगर वो 50 रुपये गोलियों पे ही खर्च कर देगा अपने डायबिटीज़ की गोलियों पे, तो वो खाएगा क्या बेचारा। तो यहाँ पर उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके लिए सोल्यूशन है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, अब एक्चुअली ना दवाइयों का दाम महंगा क्यों होता है, इतनी दवाइयाँ महंगी क्यों मिलती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नए नए केमिकल्स होते हैं। दवाइयाँ मतलब एक तरीके से केमिकल है, केमिकल बनाता कौन है, रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। साइंस की लैब होती है, लैब में क्या करते हैं वो रिसर्च और करते हैं कि भाई किस बीमारी के लिए कौन सी दवा सही है। तो वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लैब में, कुछ केमिकल्स मिक्स करके एक नया केमिकल बनाते हैं। जो नया केमिकल बनता है वो एज अ मेडिसिन काम करता है। तो जिस इंसान ने मेडिसिन बनाई तो वो क्या बोलता है कि मेरा इसके ऊपर पेटेंट है, ये दवाई मैंने बनाई है, तो जिस दाम पे मैं बोलूँगा पूरे मार्केट में इसी दाम पे वो बिकेगी। तो इस कंपटीशन के चक्कर में क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, दवाइयाँ महंगी हो जाती है, पेटेंटिंग की वजह से पेटेंट करते हैं। तो जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिसमें पेटेंट नहीं होता, मतलब वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि उसको क्या दाम सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आजकल बनती है हमारे इंडिया में जो जेनेरिक मेडिसिन है। जेनेरिक मेडिसिन मतलब जो बहुत कम दामों पे, मतलब अगर वही डायबिटीज़ की गोली जो 20 रुपए की आती है, आपको सिर्फ 50 पैसे में गोली मिल जाती है डायबिटीज़ की, वही गोली सेम। और एंड वो गोली लगभग वैसी ही होती है, उसमें जो कंपोजिशन दिखेगा आपको, उसमें जो केमिकल चीज़ें हैं लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, और काम भी उतना ही लगभग उतना ही, एकदम उतना इफेक्टिव नहीं करेगा जितना 20 रुपये वाली गोली करेगी, लेकिन काम करेगी वो गोली भी। 1.5 रुपये वाली 50 पैसे वाली गोली भी वही काम, उतना ही काम कर सकती है, उसी लेवल का लगभग, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम हो जाता है क्योंकि पेटेंट वगैरह नहीं है और फार्मूला रेडी है उसका, अपने को केमिकल पता है कौन सा केमिकल बनाना है, तो कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो डायरेक्टली उसका कोई भी बना सकता है, सस्ते में बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम जो जेनेरिक मेडिसिन इंडिया बनाता है वो क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं अमेरिका के पास। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा पॉलिटिक्स चलती है। अभी अगर देखो मैंने क्या कर दिया, कल उठ के मैंने क्या कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ बना दी, जेनेरिक मेडिसिन ला ली इंडिया में, तो जो फार्मा कंपनियां साल भर के लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, लाख करोड़ रुपए एक फार्मा कंपनी कमा रही है, तो वो मुझे क्या गोली नहीं मार देगा, मैंने उसका धंधा खा दिया तो इसलिए ये कंपटीशन चलता है। ये मेडिसिन कहाँ जा रही है, जानबूझ के ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों में बेच रहे हैं सस्ते दामों में,
और जो वही उसी टाइप का मेडिसिन, वही फॉर्मूला, वही दवाई क्या करते हैं ये लोग, दूसरे पैकेट में ज़्यादा दाम लगा के बेचते हैं। वही 1.5 रुपये वाली गोली कितने में बेचते हैं ये लोग, 25 रुपये में बेचते हैं एक गोली। तो ये भाई ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, तो ये सब पॉलिटिक्स चलते रहता है। तो भैया अमेरिका में जितने भी लगभग 80% दवाइयाँ अमेरिका में कौन सी है, जेनेरिक मेडिसिन, उसमें से भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें सप्लायर है उसके। हमारे इंडिया से बन के मैन्युफैक्चर होके दवाइयाँ कहाँ जाती है, अमेरिका में, और वो सस्ते में लोगों को इलाज प्रोवाइड कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या बचता है, लोगों का खर्चा बचता है। खर्चा बचेगा तो इकोनॉमी में वो खर्चा करेगा, ग्रोथ होगी, देश की बढ़त होगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। फिलहाल आप लोग अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इतनी सारी बातें क्या क्या बताऊँ मैं। ठीक है, अगर आपको जेनेरिक मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हेल्थ कार्ट नाम का एक मोबाइल ऐप है, जन समाधान नाम का एक मोबाइल ऐप है, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके कोई जेनेरिक मेडिसिन मंगवा सकते हो। लाइफस्टाइल एंड डिसीजेज, हमारे जो आजकल का रहने का तरीका है, रहन सहन और डिसीजेस के बारे में कहा गया है। तो हम देखो कितने आलसी हो गए हैं, दिन भर मोबाइल में पड़े हैं, लोग पबजी खेल रहे हैं दिन भर, क्या वो इंस्टाग्राम टिकटॉक ये फालतूपना चालू है, दिन भर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, खा भी वही रहे हैं, वहीं बैठे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ प्रॉपर डाइट नहीं, सोने का सही समय नहीं है, उठने का कुछ समय नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सब पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की जंक फूड आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इसकी वजह से लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। और अगर आपको बार बार बीमार पड़ रहे हो आप, तो आगे चल के बड़ी डिसीजेज भी हो सकती है, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ये बड़ी बड़ी डिसीजेज आपकी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से ही आगे चल के आपको पकड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए, बार बार बीमार नहीं होना है तो राइट लाइफस्टाइल अपनाओ, सही लाइफस्टाइल अपनाओ। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सही समय पर सोना, सुबह का खाना सुबह को ही खाना है, दोपहर को नहीं खाना है, शाम का खाना शाम को ही खाना है, रात को 12 बजे नहीं खाना है। ठीक है, तो ये सारा खाने पीने का, और लाइव अपना एक्सरसाइज करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें इसको फॉलो करो। फिजिकल एक्सरसाइज भी कैसे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि भाई अपनी कैपेसिटी है भाई 4 दंड मारने की, वो मार दिए 40, तो भाई दूसरे दिन पे पूरे बेड पे पड़े हुए हैं, वो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करना है, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद बताया प्राणायाम और योगासन भी आप कर रहे हो तो प्रॉपर एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना है, उसके वीडियोस देखो, प्रॉपर समझो उसको क्या है, फिर ही आप ये एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह करो। वैक्सीनेशन के बारे में बात की है, वैक्सीनेशन मैंने बताया था प्रिमिटिव मेजर होती है इन्फेक्शियस डिसीजेज, मतलब अपने ऊपर कोई वायरस ने अटैक नहीं करना चाहिए, उसके पहले हम लोग ने क्या करना है, अपने आप को वैक्सीनेशन करवा लेना है। तो वैक्सीनेशन हम लोग को बचपन में हमारे पेरेंट्स ने करवाया है। तो अलग अलग एज ग्रुप में, जैसे 1 साल की 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो कुछ 2-3 वैक्सीन देनी पड़ती है उसको, फिर जैसे 1.5 साल का हो जाता है या फिर 28 महीने का हो जाता, 28 हफ्ते का हो जाता है, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर पर्टिकुलर वैक्सीनेशन दिया जाता है बच्चे को, जो उसको लाइफ टाइम के लिए बीमारियों से बचा के रखती है। तो इसमें यहाँ बोला है कि आप क्या करो, किसी क्लिनिक में जाओ, किसी डॉक्टर के पास, और उसको बोलो कि भाई अलग अलग टाइम पर देने वाली वैक्सीनेशन का अपने को चार्ट दो कि कौन से टाइम पर क्या वैक्सीनेशन दी जाती है। तो इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डू यू नो में क्या बता रहा है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015 में ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लाई गई है। इस स्कीम में क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन क्या करते हैं, ये कम से कम कीमतों में प्रोवाइड की जाती है हमारे देश के सिटीजन्स को। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च, मुझे तो कभी कोई ये जन औषधि स्टोर सब फालतू बातें है, लॉन्च हो जाती है अपने देश में योजनाएं, बहुत पैसा आ जाता है उसमें ये लोग, लेकिन कुछ ज़मीन पर हकीकत दिखती नहीं है। आपको मिले तो भाई ले सकते हो आप वहाँ से दवाइयाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल कराई जाती है। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट एनर्जी, मैंने बता दिया जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है, जो अमेरिका में लगभग 80% मेडिसिन जो है वो जेनरिक है, और सारे वही जो दवाइयाँ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही दवाइयाँ यहाँ की जो दूसरी प्राइवेट फार्मा कंपनीज़ है वो क्या करती है, वही दवाई सेम चीज़ अपने को दूसरे लेवल में लगा के ज़्यादा कीमत पर बेचती है। तो ये लूटने के काम चालू है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, ये चैप्टर फिर अपना खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। 1 यूनिट ब्लड की मदद से आप क्या कर सकते हो, 3 लोगों की जान बचा सकते हो, क्योंकि हमारे ब्लड में 3 चीज़ें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को सिर्फ आरबीसी चाहिए तो ब्लड में से आरबीसी अलग करके उसको दिया जा सकता है, जब सिर्फ डब्ल्यूबीसी चाहिए तो उसको डब्ल्यूबीसी दे सकते हैं, किसी को सिर्फ प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट भी दे सकते हैं। मतलब आप 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते हो, 3 लोगों की जान बचती है। ऐसे पूरे साल भर में आप 4 बार ब्लड डोनेट करो, 12 लोगों की जान
बचा सकते हो तो ब्लड डोनेशन इज़ द मोस्ट सुपीरियर डोनेशन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।